की आंतरिक संरचना पढ़ा रहे थे ना। यस सर। अब देखो अगला हम लोग पढ़ते हैं भूकंप तथा ज्वालामुखी। भूकंप तथा ज्वालामुखी अगला पाठ है, ठीक। अब देखो भूकंप आज हम लोग पढ़ते हैं और भूकंप से ही हम जोड़ देंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता कैसे लगता है, ठीक है। उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना जीएस के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा भूगोल के लिए पढ़ना हो तो कक्षा 11 में जब पढ़ाएंगे तो उसमें आना तो विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। भूकंप क्या होता है? भूकंप से देखो एक कंप का मतलब हो गया कंपन। कंपन किसमें? पृथ्वी में। यानी कि पृथ्वी में जो कंपन होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा जो एग्जाम में आएगा 1 नंबर वाला, वह कैसे बनेगा उसको देखेंगे। और थोड़ा देख लेते हैं कि भूकंप ये मतलब हो गया परिभाषा इसकी कि पृथ्वी में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। तो पहले ये हो गया कि मतलब भूकंप क्या है, अभी क्यों होता है, क्या इसका कारण, और फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसका प्रभाव। किसी भी चीज को ऐसे ही पढ़ेंगे, कोई भी मान टॉपिक पकड़ेंगे तो क्या है, वो क्यों होता है, उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। तो यानी कि वह प्रभाव, या कहीं पे अगर प्रकार है तो बीच में पहले प्रकार लिखेंगे फिर हम आगे प्रभाव के बारे में लिखेंगे, ठीक है। लिखने का क्रम यही रहेगा। मान लो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं तो लिखना नहीं है, लेकिन अपने अपने क्लास में यही क्रम बना के लिखना है, ठीक। अब देखो इसका कारण क्या है, भूकंप आने का कारण। भूकंप मतलब क्या होता है तो परिभाषा हो गई। अब देखो इसका कारण क्या है कि अभी हम बताए हैं कि पृथ्वी का जो सतह है, ऊपरी क्रस्ट वह ठोस है, उसके नीचे लगभग 200 किलोमीटर पर दुर्बलता मंडल पाया जाता है। यहाँ तक हो गया था। वहां पर पिघला हुआ मैग्मा है जिसको हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं, या इसी को हम लोग एक दूसरे में पढ़े थे सीमा और सियाल पढ़े थे। तो सियाल क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत है, और ये सियाल जो है सीमा के ऊपर है, और ऊपर होते हुए ऊपर वाला ठोस है और यहाँ दुर्बलता मंडल जो है ये पिघला हुआ है। तो यह तैराव की स्थिति में है, ये इसके ऊपर तैर रही है, ठीक। और जो पृथ्वी की क्रस्ट है, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ा चुके हैं कि वह कई सारे टुकड़ों में विभाजित है। देख लो एक बार फिर, ये पृथ्वी है, ये इसका ऊपरी भाग है जो ठोस है, ठीक है। यह कई सारे टुकड़ों में विभाजित है। ऐसी टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्लेट। पढ़ाए थे ना प्लेट को लगा लगा पढ़ाए दिए हैं। तो ये क्या है? प्लेट। प्लेटें कितनी है? 7 बड़ी प्लेटें हैं। वहां नहीं जाएंगे, अभी प्लेट वाली कक्षा नहीं है। इस प्लेट का हम प्रभाव देखेंगे कि इस प्लेट की वजह से भूकंप कैसे आते हैं, ठीक। अब इन प्लेटों में 3 प्रकार की गतियां बताए थे, याद है? अभिसारी गति, अपसारी गति, अपसारी, ये अभिसारी हो गया, ये अपसारी हो गया, और तीसरी गति कौन सी है? ठीक है। अब देखिए अभिसारी गति में क्या होता है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी और टकराएंगी, ठीक है। अपसारी गति में क्या होता है? एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। ये अभिसारी गति हो गया, ये दूसरा अपसारी गति हो गया, और तीसरा हो गया संरक्षी गति, जब प्लेटें एक दूसरे को रगड़ खाते हुए अगर बगल से गिरती है, ठीक है। इतना पढ़ाए हुए हैं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से टकराएंगे तो कंपन होगा कि नहीं? मान लो पानी के ऊपर 2 नाव चल रही है और 2 नाव आपस में टकरा गई, तो टकराने की वजह से कंपन होता है, और इसी कंपन से जो मतलब इसमें तो और भी चीजें बनेगी, पर्वत वगैरह, वो बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन इससे क्या आएगा? भूकंप आएगा कि नहीं? कंपन ही भूकंप है, समझ में आया? इसी तरह जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उसके नीचे जैसे नाव है, अगर 2 नावें हैं एक दूसरे से नीचे हटेंगी तो इसके नीचे जो पानी है थोड़ा बहुत लहर आएगा कि नहीं? तो ये धीरे धीरे हिलेंगे कि नहीं?
कंपन होगा, इसमें भी भूकंप आएगा। लेकिन बताओ जोरदार भूकंप किसमें आएगा? ऊपर वाले में या विसारी वाले में? क्योंकि टकराएगा तो खूब बढ़िया से हिला देगा ना, और जब दूर हटेगा तो बहुत धीरे हिलेगा। तो इसमें हल्के भूकंप आते हैं, इसमें तो जोरदार भूकंप आते हैं, भयानक भूकंप आते हैं या भीषण भूकंप आते हैं। ठीक, अब एक दूसरे से फिर रगड़ खाते हुए अगर चली जाए, अब मान लो दो नाव में बैठे हो, आपस में रगड़ खाते हुए जाएंगे तो कंपन होगा कि नहीं? तो इसमें भी जो भूकंप आएगा, टच कर गया है, रगड़ खा रहा है, तो ये कैसा भूकंप होगा? विनाशकारी भूकंप होगा। ठीक है, यानी कि प्लेटों की गतियों की वजह से भूकंप आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। और प्लेटों की गतियां, मतलब इसका कारण हो गई, अभी हम लोग पढ़े भूकंप क्या होता है, कि पृथ्वी में कंपन, और उसका कारण क्या है? प्लेटों में विभिन्न प्रकार की गतियां। समझ में आया? अब देखो, अब भूकंप जब आता है, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और इसके 100-200 किलोमीटर के नीचे, मतलब 100 किलोमीटर के नीचे या 200 किलोमीटर जहां पे भूकंप आ रहा है, तो जहां पे पहली बार भूकंप आ रहा है, इसको बोलते हैं भूकंप का क्या? मूल, या ये भूकंप मूल हो गया। ठीक है, इसी को फोकस बोलते हैं। क्या हो गया? भूकंप का फोकस। ठीक, या इसी को हाइपोसेंटर बोलते हैं। तो या तो मूल पूछता है या तो भूकंप पूछता है, कहीं कहीं हाइपोसेंटर मिल जाएगा किताबों में। इसी को क्या बोलेंगे? ये भूकंप मूल है। कहाँ? पृथ्वी के अंदर है ये पृथ्वी की सतह ये है जहां पे हम लोग हैं, ये वाला हिस्सा पृथ्वी की सतह है, और पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? भूकंप मूल। ठीक है, अब मान लो भूकंप से जब भूकंप आता है तो इसमें से तरंगे निकलती है। तो इस तरंगों को 3 नाम दिया गया है, P, S और L। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब P तरंगे निकलेंगी या जो भी तरंगे निकलेंगी, तो वह गति करेंगी कि नहीं? करेंगी इधर उधर। जो सबसे नजदीकी जगह होगा वहां सबसे पहले पहुंचेगी। जैसे तुमको यहाँ भगा दिया जाए, जो सबसे मान लो इंदरपुर जाने कहा गया, कहीं जाने कहा गया, तो जो सबसे नजदीकी रास्ता होगा उससे जो जाएगा सबसे पहले पहुंचेगा कि नहीं? यानी कि सबको धरातल पे पहुंचना है, लेकिन जो सबसे नजदीकी, तो सबसे नजदीकी क्या होगा? 90 अंश का होगा कि नहीं? बाकी में देखो इसकी दूरी बढ़ जा रही है, इसकी दूरी बढ़ जा रही है कि नहीं? लेकिन जो 90 अंश पे कोण बनेगा ये सबसे नजदीक होगा। यानी कि सबसे पहले जो भूकंप महसूस होगा यही महसूस होगा कि नहीं? होगा। मान लो हमारा घर है या तुम खड़े हो, तो सबसे पहले जो यहाँ व्यक्ति है उसको सबसे पहले महसूस होगा। तो इसको बोलते हैं अधिक केंद्र। क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र, या इसी को बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर, ठीक है, ईपी सेंटर। यानी कि जो ईपी सेंटर कहाँ होगा? तो पृथ्वी के ऊपर होगा, मतलब सतह पर होगा, और फोकस कहाँ होगा? पृथ्वी के अंदर होगा। ठीक, अब यहां से यानी कि अब पूछेगा कि वह स्थान जहां पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है कौन होगा? क्या होगा? अधिक केंद्र। ठीक है, और वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल या फोकस। ठीक है, 3-4 शब्द और हैं, इसको भी देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं PS और या तरंगों के बारे में। ठीक है, एक शब्द है सिस्मोग्राफी, एक है सिस्मोलॉजी। पहले देखो सिस्मोलॉजी क्या होता है, पूछेगा सिस्मोलॉजी किससे संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं। तो भूकंप की जैसे बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो ना, जूलॉजी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऐसे ही एक विषय है सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? भूकंप के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर पूछेगा कि सिस्मोलॉजी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? भूकंप से। उस पर एक ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ जानते हो ना, जैसे गणित में बनाए, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष करके, ऐसे इसमें भी ग्राफ बनेगा। तो इसको जो है क्या बोलेंगे? सिस्मोग्राफ।
संबंधित है? भूकंप से, कि नहीं? समझ में आया? एक शब्द और है रिक्टर। रिक्टर क्या है? रिक्टर स्केल है। स्केल जैसे तुम्हारे पास स्केल होता है, इंच पटरी जिसको बोलते हो कोई कोई, तो वो क्या है? नापने काम में आता है कि नहीं? उससे क्या नापते हो? लंबाई नापते हो। रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? भूकंप। भूकंप को नापा जाएगा कि उसकी तीव्रता कितनी है, तेज आ रहा है, धीरे आ रहा है, जैसे कोई चीज लंबा है कि छोटा है, उसको मीटर में नापते हैं स्केल से। तो इसका स्केल क्या है? रिक्टर। तो बोलेंगे रिक्टर पे 8.0 का है, रिक्टर पर 6 का है, ठीक है? बोलेंगे 6 तीव्रता का भूकंप आया, 12 तीव्रता का, 8 तीव्रता का, जो भी बोलेंगे वो रिक्टर स्केल रहता है, ठीक है? यह भूकंप की जो तरंगे हैं उनकी तीव्रता के आधार पर निकलेगा। तीव्रता वह है, तीव्रता के आधार पर ये बन गया। और दूसरा क्या है? एक है मर्केली स्केल, इसको भी ध्यान रखना, ये भी इसी से संबंधित है। मर्केली स्केल क्या है? यह ऐसा स्केल है, जैसे ये वाला क्या है कि कितनी तेज आ रहा था। मान लो रेगिस्तान में भूकंप आया जहां कोई घर ही नहीं था, तो हो सकता है विनाश कम हो। तेज भूकंप भी आया लेकिन घर ही नहीं था तो गिरेगा क्या? पेड़ उड़ होंगे, पेड़ भी इक्का दुक्का, कुछ गिरने वाला नहीं, विनाश हो सकता है कम हो। और हो सकता है कम तीव्रता का ही भूकंप आया हो किसी गरीब देश में, और गरीब देश के लोग घर ऐसे ही हल्का फुल्का बना के रखे हैं, धीरे से झटका लगेगा गिर जाएगा कि नहीं? गिर जाएगा। तो अब हो सकता है अगर यही भूकंप जापान में आएगा 8 तीव्रता का तो असर दूसरा होगा, यही भूकंप दिल्ली में आएगा 8 तीव्रता के, असर दूसरा होगा। दिल्ली में घर ज्यादा गिर सकते हैं, जापान वालों को आदत है रोज के भूकंप की, तो उनका वैसे घर बना है। तो जो तीव्रता के आधार पर है इसको रिक्टर स्केल कहते हैं। और जब जाके देखेंगे कितना विनाश हुआ, और विनाश के आधार पर जब नापेंगे भूकंप की जो है प्रभाव को, उसको बोलेंगे मर्केली स्केल। समझ में आया? ये विनाश के आधार पर नापेंगे, ये तीव्रता के आधार पर। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब देखिए भूकंप से 3 तरंगे निकलती हैं, पी, एस और एस। अब देखो भूकंप से 3 तरंगे निकलती हैं, पी, एस और एल, ठीक है? पी तरंगों का कुछ गुण होगा, एस का कुछ गुण होगा और एल का। तो मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है? तो यहां से भूकंप आया, तो पी तरंगे जो होती हैं ये ठोस द्रव सब में चल सकती है, ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है, ठीक है? और यस तरंगे द्रव में नहीं चल सकती है। इसमें देखो ये तरंगे द्रव में नहीं चलेंगी, ये तरंगे ठोस द्रव गैस सब जगह चल जाएंगी, ठीक है? तो यहां से तरंगे निकली, ठीक है? ये डॉट वाला जो है वो यस है, और ये वाला जो है वो है डायरेक्ट वाला, ये पी तरंग है, और ये डॉट डॉट जो बनाया वो एस तरंग है, ठीक है? अब हम पढ़ाए थे पृथ्वी का कोर, जो आंतरिक कोर है वो ठोस है, और उसके ऊपर बाह्य कोर जो है वो पिघला हुआ है। तो यस तरंगे जब यहाँ आएंगे पिघले हुए भाग में तो विलुप्त हो जाएंगे कि नहीं? जैसे एक आदमी को मान लो तैर के कहीं जाना नहीं आता है, तैरने नहीं आता, और एक आदमी को तैरने आता है, बीच में एक नदी है, तो जो आदमी इस पार पहुंचेगा इसका मतलब उसको तैरने आता है कि नहीं? 2 आदमी को भेज दिया जाए और हमको नहीं मालूम है बीच में नदी है, और यहाँ खड़ा होकर एक आदमी इंतजार कर रहा है, ठीक है? उससे बिना कुछ पूछे वो जान जाएगा कि जो तैर के नहीं आ पाया इसका मतलब बीच में कहीं पानी था। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो 2 लोगों को भेजा गया, एक को और 2 को, एक को तैरने आता है, 2 को तैरने नहीं आता है। मान लो दोनों चूहे बोल नहीं सकते, इनको भेज दिया गया कहीं यहाँ से वहां, और बीच में हमको पता नहीं है क्या है, तो एक वाला यहाँ पहुंच गया, 2 वाला वहां नहीं पहुंच पाया, तो हम मान लेंगे कि बीच में पानी होगा कि नहीं, या कोई तरल पदार्थ है जिसमें ये तैर नहीं पाया और ये तैर के निकल गया।
इसी आधार पर, इसी भूकंपी तरंगों के आधार पर ही यह पता चला है कि जो बाह्य कोर है वो पिघली हुई अवस्था में है और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो 105 डिग्री तक जाके 105 डिग्री के ऊपर दोनों ही तरंगे जो है हमको दिखाई देंगी। जहां से भूकंप आया, यहां से मान लो 90 डिग्री का कोण बनाए और वहां से 105 डिग्री का कोण बनाए। जहां 105 डिग्री का कोण बनेगा वहां तक तो दोनों तरंगे इसके ऊपर दिखाई देंगी। ठीक है, और इसके नीचे जो है पी तरंगे तो दिखाई देंगी, पी तरंगे इसको पार करके आएंगे, लेकिन घनत्व में अंतर के कारण इसमें थोड़ा सा सब मतलब इसके मार्ग में विच्छेदन हो जाता है। जैसे इसको हम यहां से भेज रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इधर है। ठीक है, पानी का बहाव इधर है, इसमें जैसे ही तैरने गए तो पानी सब बहते बहते यहाँ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऐसे ही यहाँ घनत्व में अंतर होने के कारण पी तरंगे थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो 143 और कहीं कहीं 145 डिग्री मिलेगा। 105 से लेकर 145 के बीच में कोई भी तरंग नहीं पाई जाएगी। मतलब यहाँ कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पता चलेगा खूब जोर से भूकंप महसूस हो रही है। 105 से 45 के बीच में जो लोग होंगे उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई तरंग ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? पी और एस तरंग नहीं है ना वहां पे। ठीक है, ऐसे ही इधर भी 105 से लेकर 45 तक कोई तरंग नहीं आएगी, और 145 यहाँ से और 145 यहाँ के बीच में जो तरंग आएगी वह केवल पी तरंग रहेगी। ज्यादा परेशान ना हो, नहीं भी समझ में आ रहा, बस इतना ही जान लो कि कुछ दूर तरंगे नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से वह क्षेत्र हमको वहां पे भूकंप का महसूस नहीं होगा। इसको बोलते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। अभी समझा दे रहे हैं छाया क्या होता है। कहीं पर मान लो छाया आ गई, धूप पहुंच पाएगा? तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई और भूकंपी तरंगे नहीं पहुंच पाई, इसको बोलेंगे भूकंप छाया क्षेत्र। अगर मान लो कहीं वर्षा हो रही है और कहीं वर्षा नहीं हो रही है, तो उसको किसी कारण से नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं वर्षा छाया क्षेत्र या रेन शैडो जोन। शैडो का मतलब छाया। तो ये क्या हो गया? भूकंप का शैडो जोन हो गया कि नहीं हो गया? तो भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है अगर पूछेगा तो कुछ देखो, ये भूकंप से निकलने वाली तरंगे कुछ क्षेत्रों में महसूस नहीं की जाती हैं और ऐसे क्षेत्रों को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? पी तरंग सबसे तेज होती है, इसको बोलते हैं पी तरंग को प्राथमिक तरंग। 2 मिनट और है, प्राथमिक तरंगे यह ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। थोड़ा विशेषता देख लो, अभी यह तरंग भी बताना है, 5 मिनट लगेगा। ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं? संपीड़न और विरलन की दशा में पढ़ी हो कक्षा 10 में विज्ञान। कक्षा 10 के विज्ञान में होगा। देखो ये कैसे चलता है, कभी डीजे के पास खड़े हो तो इसे आगे झटका की तरह लगेगा कि नहीं? झटका लगता है तो ऐसे स्प्रिंग की तरह से उड़ती है, फिर फैलती है, आवाज ऐसे चलती है, फैल के फिर चल के फिर केचुआ देखे हो? केचुआ जब चलेगा कैसे चलेगा? पहले शरीर को सिकोड़ेगा, छोटा हो जाएगा, फिर फैलाएगा, फिर सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा। देखे हो ना? ध्वनि तरंगे भी वैसे चलती है और प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे इन्हीं ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। समझ में आया? वेग सर्वाधिक होता है, कितना होता है पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग, अरे 8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी गति होती है। ठीक है, 8 किमी, ये मतलब 8 किलोमीटर 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 इसके महत्व, और यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है। ठीक है, तो तीनों माध्यम हो गया। अब यस तरंगों की यहीं पे देख लेते हैं। देखो यस तरंग क्या है, इसका उल्टा, यह जल तरंगों की भाग चलेगा। पानी में जब हमको ईंट फेंक देंगे तो लहर बनती है, लहर देखी हो, तो उसी लहर की तरह यस तरंगे चलेगी। तो हम क्या बोलेंगे? जल तरंगों की तरह चलती है। ये ध्वनि तरंगों की तरह चलती है, ये जल तरंगों की तरह चलती है। ठीक है, यह इसकी स्पीड इससे कम होगी, इसी नाते इसका नाम है यस तरंगों का सेकेंडरी वेव, या इसी को द्वितीयक बोलते हैं। मतलब सेकंड नंबर पे है ना, तो याद कर लो, जब सेकंड नंबर पे है तो स्पीड भी इसकी सेकंड होगी कि नहीं होगी। और तीनों
माध्यम में चल सकती है तो यह द्रव में नहीं चल सकती है, केवल ठोस में चलेगी। समझ में आया? ठीक है। अब देखो यल तरंग क्या होती है। जब यही पी और एस तरंगे धरातल पर पहुंचती हैं तो यह धरातल को पकड़कर एक तरंग चलने लगती है। ठीक है, ध्यान से सुनो। पी तरंग या एस तरंग जो भी पहले धरातल पर ईपी सेंटर पर पहुंची वह वहीं से यल तरंग बन जाएगी। पी पहुंच जाए चाहे पहले कौन पहुंचेगी, पी ही पहुंचेगी, और पी तरंग ही जो है बाद में जब धरातल पर पहुंच जाएगी, धरातल की सतह को पकड़कर ऐसे ऊपर नीचे चलने लगेगी और यही यल तरंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब ये धरातल पे चल रही है और हमारा मकान भी यहीं पर है, तो हमारे मकान को कौन तरंग गिराएगी? एल तरंग। पूछा जाएगा सबसे विनाशकारी कौन सी तरंग होती है? एल तरंग। क्योंकि हमारा घर गिरने से मतलब है घर गिर गया तो ठीक, मतलब घर गिर गया तो विनाशकारी, नहीं गिरा तो बढ़िया है। तो पी और एस तरंगे उतना नहीं प्रभावित करेगी। यल तरंग सिर्फ सतह पर चल रही है, यही गिरा रही है। यह जिग जैग चलती है। जिग जैग जानती हो, आड़ा तिरछा। ठीक है, जिग जैग मोशन में चलती है और इसकी स्पीड तीनों में सबसे कम है। स्पीड तो कम है लेकिन सबसे विनाशकारी कौन है? हो गया। भूकंप में इतना ही है। और कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूकंप ये कौन सा है, कहाँ है, इसको जब एटलस आएगा तो उसमें हम पढ़ा देंगे किस क्षेत्र में कौन कौन से भूकंप पाए जाते हैं। ठीक है।